गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, वो दूसरा अध्याय चल रहा है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य का। मौलिक अधिकार है वो हमने अध्ययन उनका कर लिया है, और अब हमारा जो आगे है पॉइंट बिंदु पाठ का, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्यों बनाए गए हैं, संविधान में उनको क्यों जोड़ा गया है, कौन कौन से अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया है, और संविधान के कौन से भाग में शामिल किया गया है, और इनके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है कि संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्य है के साथ क्या नीति तत्वों को भी व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना, और इनमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य और सरकार के लिए की गई है कि वो व्यक्ति के विकास से संबंधित किस प्रकार सहयोग करेगी, किस प्रकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, किस प्रकार उनको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी, किस प्रकार उनको समान संरक्षण मिलेगा, किस प्रकार उनको कानूनी सहायता मिलेगी, किस प्रकार क्या है कि जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको विकास के समान अवसर प्राप्त किए जाएंगे। इसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो आज का जो अध्ययन बिंदु है वो है नीति निर्देशक तत्व। तो बात आती है सबसे पहले कि नीति निर्देशक तत्व है, इनको संविधान में क्यों जोड़ा गया और ये किसके विकास से संबंधित है। तो ध्यान रखना कि जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का लाभ न होके समाज के, देश के प्रत्येक व्यक्ति का जिसमें हित जुड़ा हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो आजीविका से संबंधित हो, किसी प्रकार के भी क्या है कि विशेष वर्ग को विशेष संरक्षण न देके देश के समस्त नागरिकों जो विकास है, उनका जो लाभ है, उनकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करना है, उसको हम प्रमुख रूप से जन कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। बात आती है कि जन कल्याण नीति तत्व है, ये भारतीय संविधान में कहाँ से इनकी प्रेरणा ली गई, कहाँ से इनको जोड़ा गया, कहाँ से अपने देश संविधान में इसको शामिल किया गया। ध्यान रखना सबसे पहले जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान में अपनाए गए थे। कहाँ अपनाए गए थे? आयरलैंड के संविधान में। और आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा प्राप्त करके भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। बात आती है कि संविधान के कौन से भाग में इन नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, इनको जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। बात आती है कि ये अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों के, ये प्रमुखतः कौन कौन से अनुच्छेद है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किए गए। ध्यान रखना अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो वर्णन किया गया है वो हमारे देश में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, भाग 4 में शामिल किया गया है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा प्राप्त हुई है और जनता के कल्याण से संबंधित है, जनता के विकास से संबंधित है। इस प्रकार की बेसिक चर्चा इसकी हो गई। अब आगे विस्तार से हम मौलिक इनके नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बात आती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता, प्रमुख रूप से किन बातों पे महत्व दिया गया है इन तत्वों में। व्यक्ति की शिक्षा का स्तर है वो अच्छा रहे, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो। स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी न होके या व्यक्ति की पहुंच से दूर न होके व्यक्ति को आवश्यकता के आधार पे निम्न दरों पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना। बात आती है समानता की, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म के साथ संविधान है वो भेदभाव नहीं होने देगा, किसी प्रकार की असमानता नहीं होने देगा और सबको समानता दिलाने का प्रयास करेगा। बात आती है पहले अपने नीति तत्व की आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति तत्व है। आर्थिक का मतलब हो गया धन या संपत्ति के आधार पे सुरक्षा है वो राज्य प्रदान करेगा। किसके अंतर्गत? नीति तत्वों के अंतर्गत। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन अनुच्छेद 39 के अनुसार। अनुच्छेद जो 39 है वो प्रमुख रूप से स्त्री और पुरुष की समानता पे आधारित है। किस पे आधारित है? जो महिलाएं जो पुरुष है उनके साथ है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि जन्म से सभी व्यक्ति समान होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बाद में उनके गुणों के आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे उनमें विभाजन होता है या उनमें बंटवारा होता है। तो बात आई पुरुष व स्त्री को समान आजीविका, किसी भी कार्य को चाहे वो महिला कर रही हो चाहे वो पुरुष कर रहे हो, दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं, मान लो दोनों स्वास्थ्य सेवाओं पे कार्य कर रहे हैं, दोनों को समान ही कार्य दिया गया है, तो उन पे जो उनको आजीविका मिलेगी वो समान मिलेगी, किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात आती है भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। राज्य के द्वारा जो भौतिक संसाधन है वो किसी व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में रख के उनको सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे। जो भौतिक संसाधन है राज्य और सरकार के, उन पे अमीर व्यक्तियों का, गरीब व्यक्तियों का, निम्न जातियों का, उच्च जातियों का या किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, उनका समान अधिकार रहेगा। राज्य है वो भौतिक संसाधनों के आधार पे किसी प्रकार का किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सबको समान रूप से अवसर प्रदान करेगा। बात आती है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।
यानी जो स्त्री और पुरुष है वो किसी भी पद पे कार्य कर रहे हो, दोनों में उसकी योग्यता है, तो उस कार्य के लिए उनको ये नहीं कि स्त्री को वेतन कम मिलेगा और पुरुष को वेतन ज़्यादा मिलेगा, दोनों कार्य समान कर रहे हैं, समान समय दे रहे हैं, समान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको जो वेतन प्राप्त होगा, जो उनको सैलरी प्राप्त होगी, वो दोनों को समान मिलेगी। स्त्री या पुरुष के आधार पर, सैलरी के आधार पर, वेतन के आधार पर, भुगतान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं। बालकों की जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसे बाल्य अवस्था अपन कह सकते हैं, उस अवस्था का दुरुपयोग है वो उसको अन्य कहीं काम लगा के, कारखानों में कार्य लगा के, या उनको शिक्षा से वंचित करके उनके जो विकास है, सर्वांगीण विकास, उसको रोका नहीं जा सकता। तो बालकों की जो 14 वर्ष की मूलतः आयु है उसमें उसको क्या है, अच्छा पोषण मिले, अच्छा उसको शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी उसको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। बात आती है अनुच्छेद 41 के अनुसार नीति निश्चित तत्वों की। इसमें प्रमुख रूप से बात की गई है प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुरूप रोजगार, जिस व्यक्ति में जिस कार्य करने की क्षमता है, कौशल है, अनुभव है, उसके आधार पर उसको राज्य है, सरकार है, वो कार्य उपलब्ध करवाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो नए नए रोजगारों का सृजन करेगी, निर्माण करेगी सरकार या राज्य। बात आती है बेकारी, वृद्धावस्था और बीमारी में सहायता। राज्य है, सरकार है, वो बेकारी यानी ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं हो, तो क्या है कि राज्य है उस व्यक्ति को समान रूप से सहायता प्रदान करेगा। बात आती है वृद्धावस्था की, यानी जिस अवस्था में व्यक्ति क्या है कि कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं होती, कार्य करने की उसमें क्या है कि गति नहीं रहती, तो उस अवस्था में क्या है, राज्य क्या करेगा कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेगा और उनको हर जो वस्तुएं हैं, हर जो आवश्यक उनकी क्रियाएं हैं, उनसे संबंधित उनको सामान उपलब्ध करवाएगा, वो कम कीमत पे, उचित मूल्य पे उपलब्ध करवाएगा। बात आती है बीमारी में सहायता। सरकार द्वारा जगह जगह पे अलग अलग राज्यों में निःशुल्क है वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं उनको निःशुल्क दी जा रही है, जिस कारण क्या है स्वास्थ्य सेवाओं पे उनका खर्चा नहीं हो पाता। इस प्रकार राज्य है वो बेकारी, वृद्धावस्था और बीमारी में क्या है सहायता करेगा प्रत्येक व्यक्ति की। बात आती है अनुच्छेद 42 के अनुसार। 42 के अनुसार जो प्रमुख व्यवस्था है वो है आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था, यानी जिस व्यक्ति को जिस कार्य की आवश्यकता है, जिस कार्य करने को उसको आता है, जिस कार्य का उससे ज्ञान है, उसके आधार पे राज्य क्या है उसको कार्य उपलब्ध करवाएगा, उसकी क्षमता को, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वो भी ज्यादा दूरी पे नहीं, नजदीक के क्षेत्र में उसको कार्य उपलब्ध करवाएगा, ताकि उसका आने जाने का जो समय है वो बचे, उसका जो अन्य जो खर्च होता है वो बचे। बात आती है वे स्त्रियों को पुरुषता में कार्य नहीं, उससे पहले बात हमने की आवश्यकता अनुसार कार्य की, यानी जब महिलाएं हैं वो गर्भावस्था के अनुसार चल रही हो, वो समय उनका चल रहा हो, तब उनको कार्य नहीं करवाया जा सकता। उस समय राज्य के द्वारा उनको क्या है आवश्यक रूप से छुट्टियां प्रदान की जाती है, ताकि वो अपना पोषण है पूर्ण रूप से कर सके, बच्चे की देखभाल कर सके और उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए गर्भावस्था में भी क्या है उनको अवकाश प्रदान की जाएगी, उनको छुट्टी प्रदान की जाएगी। बात आती है अनुच्छेद 43 के अनुसार। 43 में प्रमुख बात की गई है कि श्रमिकों के निर्वाह के अनुसार क्या है कि उनको उचित वेतन मिलेगा। श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन, कई जगह क्या होता है कि जब संख्या अधिक होती है काम करने वालों की और पद कम होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी मजदूरी उनको सही रूप से नहीं मिल पाती, क्योंकि करने वाले काम ज़्यादा है और जबकि सीटें कम हैं, तो क्या उनको वेतन सही नहीं मिलता। तो राज्य द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि न्यूनतम जो वेतन है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ताकि वो अपने जीवन निर्वाह को, अपनी परिवार की आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर पूरा कर सके और उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए। बात आती है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनका जो जीवन स्तर है वो निम्न जीवन स्तर है उनका, तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या है कि राज्य उनको उस स्तर पर पहुंचाने के लिए, सामान्य धारणा में लाने के लिए उनके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं चलाता है, विशेष प्रकार की उनको सहायताएं प्रदान करता है, विशेष प्रकार से उनको संरक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। बात आती है सामाजिक व संस्कृति की उन्नति के अवसर, यानी इन क्षेत्रों में व्यक्तियों को सामाजिक उन्नति यानी कार्य के साथ साथ समाज की जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनमें वो सम्मिलित हो सके, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सके, अपनी संस्कृति को और अधिक विकसित कर सके। इसके लिए भी उनको क्या है समय समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, समाज से जुड़ी गतिविधियों में उनको शामिल होने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी व कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन,
यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो सहकारी यानी एक से अधिक लोगों द्वारा मिलकर कोई कार्य करना या एक से अधिक संगठनों का आपस में मिलकर कार्य करना, उनको प्रोत्साहन करेगा। और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं, जो घरों में प्रारंभ किए जा रहे हैं, छोटे स्तर पे प्रारंभ किए जा रहे हैं, उनको सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा, आर्थिक मदद की जाएगी, ताकि जो गांव के लोग हैं वो स्वयं है आत्मनिर्भर बन सके। और साथ में क्या है कि जो छोटे छोटे जो उद्योग अपने नष्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उनको वापस प्रारंभ किया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। बात आई अब 42वां संविधान संशोधन है 1976 द्वारा दो तत्व जोड़े गए। नीति तत्वों में जो अपना 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा दो है वो नीति निर्देश तत्व प्रमुख रूप से और सम्मिलित किए गए हैं और जोड़े गए हैं। तो बात आती है पहले की, कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको सरकार के द्वारा कानूनी जब उनको सहायता चाहिए तो उनका किसी प्रकार से कोई खर्चा नहीं लगेगा, किसी प्रकार की उनको आर्थिक रूप से भुगतान नहीं करना पड़ेगा, उनको निःशुल्क है वो कानूनी सहायता परामर्श दिया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। बात आती है औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कमजोर मजदूरों की भागीदारी, यानी जो औद्योगिक संस्थान है, इकाइयां हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है, उनकी जो देखरेख का कार्य होता है, उसमें क्या है कि प्रमुख रूप से जो भागीदारी है, मजदूरों को भी उनमें क्या है कि एक प्रकार से हिस्सा दिया जाएगा, उनमें उनका प्रतिशत है वो भाग शामिल किया जाएगा, साथ में उनको भी उसका मेन लीडर बनाया जा सकता है उसकी आवश्यकता और उसकी योग्यता के आधार पर। बात करते हैं अपने आगे के अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 48 के अनुसार 48वां जो अनुच्छेद है अपना, उसमें प्रमुख रूप से जो कृषि है और पशुपालक है उनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालक। इसमें वर्णन किया गया है कि कृषि और पशुपालन में सुधार, यानी कृषि के लिए परंपरागत तकनीक को छोड़ के नए नए संसाधन उपलब्ध करवाना, अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, अच्छी खाद, अच्छे रसायन उपलब्ध करना। साथ में क्या है कि बात है पशुपालन की। पशुपालन में सुधार कैसे होगा? जब पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाएगा, पशुओं को अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा, साथ में क्या है कि नए नए प्रयोग किए जाएंगे, नए नए अनुसंधान किए जाएंगे पशुओं पे, ताकि उनकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इस प्रकार से इसमें सुधार किया जाता है। बात आती है पशुओं के वध को रोकने का प्रयत्न। समय को देखते हुए अपन पहले की बात करें, अब की बात करें, तो वर्तमान समय में क्या है, पशुओं को अधिक मारा जाने लगा है, उनकी चमड़ी का उपयोग किया जाता है, उनको मारते समय है बिल्कुल भी दया है वो व्यक्ति के मन में नहीं होती। तो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो वध हो रहे हैं पशुओं के, चाहे वो गाय के हो, चाहे अन्य हिरण के हो, चाहे हाथियों के हो, चाहे घोड़े के हो, किसी प्रकार से हो, इस वध को रोका जाए। इनको जो मार रहे हैं लोग हैं उन पे कठोर से कठोर उनको कार्रवाई की जाए और अधिक से अधिक उनको सजा मिले, ताकि दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि वध करने से क्या है कि एक तो गलत कार्य है, दूसरी बात कठोर से कठोर है वो सजा भी इससे मिलती है। बात आती है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके द्वारा कुछ तत्व जोड़े गए थे। बात आती है व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बीच असमानता को दूर करना। जब एक ही व्यवसाय में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनमें असमानता नहीं होनी चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो जो कार्य कर रहे हैं उसके बदले उनको उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उचित भुगतान मिलना चाहिए, समय समय पर उनको अवकाश मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि कुछ जो उस संस्थाओं के जो लीडर होते हैं वो श्रमिकों को वेतन के आधार पर भेदभाव करते हैं, उनको अवकाश प्रदान नहीं करते, दूसरे उनको समय से अधिक कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार की जो असमानता है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बात आती है अब सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है, यानी सामाजिक सुरक्षा, व्यक्ति को सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए और शिक्षा के संबंध में से क्या प्रावधान किए जाए कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान की जाए, और अधिक सुरक्षा प्रदान की जाए, और अधिक उसको विकसित किया जाए। तो बात आती है अनुच्छेद 44 के अनुसार देश के नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, उनके लिए समान नियम बने हैं, समान कानून बने हैं, और उस समान नियमों कानूनों के अंतर्गत रहते हुए ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। अगर वो किसी कार्य का उल्लंघन करते हैं, किसी नियम को तोड़ते हैं, तो समान रूप से उनको उस कानून को तोड़ने के लिए जो नियम व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और उचित उन्हें सजा मिलेगी। बात आती है अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य द्वारा निःशुल्क रहने वाली शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 है वो प्रमुख रूप से बच्चों के लिए निःशुल्क रहने वाली शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्योंकि क्या है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो बच्चों को अपने विद्यालय नहीं भेज पाते, और कुछ मजबूरियां ऐसी होती है कि उनके बचपन से ही बच्चों को कार्य लगाना पड़ता है। तो इन स्थितियों में सुधार करने के लिए क्या किया जा रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क रहने वाली शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उनका जो पैसा है बिल्कुल भी पढ़ाई पे नहीं लगे,
किताबें उनको विद्यालय से प्राप्त हो जाती है, गणवेश उनको विद्यालय से प्राप्त हो जाती है, खाने की जो व्यवस्था है उनकी दोपहर भोजन की वो भी उनको विद्यालय से प्राप्त हो जाती है, दूध भी बच्चों को विद्यालय में दिया जाता है और जो आवश्यक पाठ्य पुस्तकें हैं वो विद्यालय में उनको उपलब्ध करवाई जाती है, जिस कारण क्या शिक्षा पे परिवार का एक पैसा भी क्या है खर्च नहीं होता है। इसमें ये व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य व्यवस्था की स्थापना की जाए। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है, अनिवार्य जो उनकी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उनको क्या है लागू करने के लिए 10 वर्ष का संविधान ने समय दिया सरकार को। तो उसके तहत है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। बात आती है अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। राज्य ऐसे वर्गों के हितों की रक्षा करेगा जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, समाज में उनका महत्व कम है और वो अपने आप को हीन वह क्या है कि रोष की भावना से देखते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो पिछड़े हुए हैं। तो राज्य ऐसे वर्गों की सुरक्षा के लिए, ऐसे वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या है सामान्य रूप से नए नए कार्यक्रम चला रहा है। उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जा रही है। समय के साथ उनको क्या है कि आर्थिक गतिविधियाँ और उनको भोजन वगैरह है या उनको अन्न से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, खाद्य पदार्थ वगैरह हैं, उनको कम मूल्य में प्राप्त किए जा रहे हैं, कम मूल्य में उनको सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। बात आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा व आर्थिक हितों की उन्नति। यानी जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़े वर्ग है, जो समाज में पिछड़ गए हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए क्या है कि उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, आरक्षण उनको दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, उनकी संस्कृति की रक्षा की जा रही है ताकि उनकी उन्नति है वो अन्य वर्गों की तरह समान रूप से इनकी भी उन्नति हो सके। बात आती है शोषण से रक्षा। जब क्या ये जातियां पिछड़ी हुई है तो ये कई बार कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती है, कम मूल्य पे, कम श्रम पे और अधिक इनसे मेहनत करवाई जाती है और क्या है इनको समान में समानता का दर्जा भी नहीं मिलता। तो राज्य द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है लोगों के द्वारा, उस भेदभाव को जन चेतना के द्वारा, नए नए कार्यक्रमों के संदेश द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि इन जातियों, इन वर्गों के साथ है वो शोषण नहीं हो और इनका भी विकास है वो समान रूप से हो सके। भारतीय अनुच्छेद 47 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। राज्य है वो सरकार है वो धीरे धीरे चाह रही है कि स्वास्थ्य का जो स्तर है भारत का जो गिरा हुआ है उस स्वास्थ्य स्तर में सुधार किया जाए। इस कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है इसके तहत इन विशेष वर्गों को, विशेष जातियों का, विशेष धर्म को भी लाभ नहीं मिलकर सभी को समान रूप से लाभ मिल रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति की स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो उसका काम में मन नहीं लगता, श्रम की गति नहीं बढ़ती और आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाता है। तो सरकार द्वारा निःशुल्क रूप से इनको निःशुल्क है वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। बात आती है मादक द्रव्यों व पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। यानी ऐसे पदार्थ है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और उसके दुष्चक्र में फंस के व्यक्ति का जो अस्तित्व वह समाप्त हो जाता है। साथ में क्या है कि जो हीरोइन है, गांजा है, चरस है, अफीम है, भांग है, इनकी जो तस्करी की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में इनको पहुंचाया जाता है इन मादक पदार्थों का, ये स्वास्थ्य के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए और राज्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसी कार्य जो व्यक्ति कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अधिक से अधिक उनको सजा दी जाए और जहां ऐसा कार्य किया जा रहा है उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए उसको। बात आती है 42वां संविधान संशोधन 1970 द्वारा अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ अपना 1976 में, उसमें जो है अनुच्छेद 48 था पहले, बाद में 48 क को अलग से जोड़ा गया था। उसमें प्रमुख रूप से दो व्यवस्थाएं की गई थी। पहली बात आती है पर्यावरण की रक्षा। वर्तमान समय में क्या है कि वन क्षेत्र है वो अपने घटते जा रहे हैं, वन के जो वन्य जीव है उनको मारा जा रहा है, पर्यावरण के जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उनको हानि पहुंचाई जा रही है, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो क्या है कि अगर ऐसा हम दुरुपयोग करते रहे और इनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया, इनको समय पर नहीं बचाया गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो राज्य द्वारा इसके लिए भी समय समय पे क्या है संरक्षण किया जा रहा है और वन क्षेत्र को, पेड़ पौधों को बढ़ाने का समय समय पे प्रयास किया जा रहा है। वन्य जीव और वनों की रक्षा। जो वन्य जीव है उनका वर्तमान समय में क्या है कि उनकी हत्याएं ज़्यादा हो रही है, उनकी तस्करी ज़्यादा ही हो रही है, उनकी चमड़ी का उपयोग किया जा रहा है और उनसे नए नए वस्तुएं बनाई जा रही है। तो इस कारण कुछ लोग हैं अपने लोभ लालच में इन वनों जीवों को मारते हैं, काटते हैं और उनकी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। साथ में क्या है वनों की रक्षा। धीरे धीरे क्या है लोग अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए, नए नए कारखाने स्थापित करने के लिए, नई नई इकाइयाँ स्थापित करने के लिए क्या है वनों को काटते जा रहे हैं। तो उन वनों को अगर काटा गया तो वर्षा समय पे नहीं होगी,
जो अपनी आवश्यकताएं हैं पर्यावरण संबंधी, अच्छी हवा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी हमें, अच्छे फल फूल है, अच्छी जड़ी बूटियां वो प्राप्त नहीं होगी, तो इन वनों की रक्षा आवश्यक है। व्यक्ति अपने अत्यधिक लाभ के चक्कर में इन पेड़ पौधों का, इन वनों का दुरुपयोग नहीं करे और इन पेड़ पौधों और वनों को सुरक्षा करे। एक प्रकार से अपने मित्र के रूप में इनको समझते हुए समय समय पे क्या इसके विकास के लिए प्रबल और मजबूत कार्य करता रहे।